Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, यहां पर शुरू क्या कर रहे हैं, बल्कि काफी क्लासेस हो चुके हैं और खत्म ही करने की कोशिश रहेगी आज की क्लास में। देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी बात उठी थी आप लोगों से बात करते हुए कि भाई लिटमस क्या होता है। लिटमस पेपर, लिटमस का कागज, इस पर काफी डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जो डिस्कशन कर चुके हैं वो मैं बता देता हूं। तो लिटमस जो होता है वो अपने आप में एक कागज होता है, उसको किसी भी आप विलयन में डुबोते हैं, डुबोकर फिर आप उसका रंग में बदलाव देखते हैं। अगर रंग में बदलाव कुछ इस तरह होता है जैसे मैं बोर्ड में लिखता हूं, तो फिर उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या आ रहा है। क्या लिखते हैं देखते हैं। जैसे नीला लिटमस क्या हो जाए, लाल में परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या चीज होगा, क्षार होगा। तो आपके पास नीला लिटमस अगर लाल हो जाए, ठीक है, तो वो होगा एसिड होगा, यानी अम्ल होगा। उसके बाद अगला क्षारक में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। बताइए तब क्या होगा। यहां नीले से लाल हो रहा है तो यहां क्या हो जाएगा, यहां लाल से नीला हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें अगर मान लीजिए कि कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो यहाँ पे भाई नीला अगर है तो नीला ही बना रहे, लाल अगर है तो लाल ही बना रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब कोई रंग परिवर्तन ना हो तो वो कैसा हो जाएगा, या तो वो एक लवण विलयन होगा। ठीक है, ऑप्शन आप लवण विलयन करके आ सकते हैं। जैसे अम्ल, क्षारक, लवण दिया हुआ है तो आप लवण विलयन में कर आइएगा। कभी कभी केवल लवण लिख कर आ सकता है। और अगर ये पूछा जाए कोई रंग परिवर्तन ना हो तो उसको जैसे अम्लीय, क्षारीय, इस तरह के ऑप्शन आएंगे, तो वहां पर एक ऑप्शन उदासीन विलयन भी लिखकर आएगा। ठीक है, तो लवण क्या हो जाएगा, अपने आप में सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर इंग्लिश में ऑप्शन आ जाते हैं तो लवण विलयन को सॉल्ट सॉल्यूशन बोलेंगे, और उदासीन विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तब इसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये काम होता है लिटमस पेपर का, कि वो ये समझा सकता है आपको कि नीले से लाल अगर बदल रहा है तो अम्ल हो जाएगा, लाल से नीला हो रहा है तो विलयन हमारा क्षारक हो जाएगा। अगर जैसा रंग है वैसा ही बना रहे, अर्थात कोई रंग परिवर्तन ना हो, तो हम ये गेस कर सकते हैं कि जिस विलयन में हम अपना लिटमस डुबो रहे हैं वो कैसा होगा, लवण विलयन हो सकता है या फिर उदासीन विलयन हो सकता है। और ऐसा होता भी है बच्चों कि अगर हम लोग एक अम्ल लें और एक क्षार लें, दोनों को मिला दें, तो हमें लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ये मैं बता भी चुका हूं कि अम्ल प्लस क्षार क्या देता है, लवण प्लस जल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी अम्ल ले, कोई भी क्षार ले, दोनों को मिलाएं तो एक नया लवण बनेगा, लेकिन जल हमेशा वैसे ही बनेगा। जल तो कुछ नया पुराना होता नहीं है, जल हमेशा वैसे ही रहता है। ठीक है, अब लेकिन ये सारी बातें तो स्कूल लेवल की हैं, ये सब आप पहले से पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा जब एक बढ़िया सवाल आया था, तो सवाल ये था, आप लिख लीजिए, लिटमस विलयन का प्राकृतिक रंग क्या होता है। सवाल क्या आया था, लिटमस विलयन का प्राकृतिक रंग। लिटमस विलयन बोले या पेपर बोले एक ही बात है। विलयन बस क्या है, अपने आप में पानी भरा हुआ है, उसमें लिटमस की प्रॉपर्टी डाल दी गई, और लिटमस पेपर क्या, उसे सुखा दिया गया, उसे कागज में उतार लिया गया है, एक ही चीज। अभी एक और अगली चीज बताऊंगा तो और आपको लिटमस समझ में आएगा। लिटमस विलयन किस
रंग का होता है या लिटमस विलियन का प्राकृतिक रंग। तो प्राकृतिक रंग जो है इसका वो होता है कैसा, बताइए, आप लोग बता सकते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है उसको इंडिगो और हिंदी में बोलते हैं बैंगनी। कुछ लोग वायलेट भी बोल सकते हैं, जैसा ऑप्शन हो। हिंदी में हमेशा बैंगनी, और या तो यहाँ पे वायलेट लिख के आएगा या फिर इंडिगो लिख कर आएगा, बैंगन नहीं बैंगनी। ठीक है, जैसा बैंगन का कलर होता है उसी रंग का लिटमस विलियन का प्राकृतिक रंग होता है। यानी कि हम लोग प्रकृति से उठाएं लिटमस की और उसको पानी में घोल दें तो वो लिटमस विलियन कहलाएगा। उस विलियन का रंग कैसा दिखेगा, बैंगनी दिखेगा। बाद में इसमें और चीजें मिलाते हैं जिससे बैंगनी से नीला बन जाए या बैंगनी से लाल बन जाए, लेकिन फिर भी उसके लिटमस के गुण बने रहते हैं उसमें, तब उसको आगे हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत याद रखने वाली बात है, लिटमस विलियन किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। अगली बात आ जाती है कि लिटमस कैसे बनाया जाता है, किस पौधे से बनाया जाता है या कहां से लिया जाता है। तो आप लिख लीजिए लाइकेन से लिया जाता है। लिटमस कहां से प्राप्त किया जाता है, ऐसे पूछ सकते हैं, या कहां से प्राप्त होता है। तो आंसर है क्या, लिचेन। कुछ लोग लिचेन बोल देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लाइकेन। सही प्रोनाउंसिएशन जो है, सही उच्चारण जो है वो लाइकेन। ठीक है, तो लिटमस किस प्रकार बनाया जाता है या लिटमस कहां से प्राप्त होता है, तो हम लोग लाइकेन पर जाएंगे। ठीक है, अगली बात यहां पर हो जाएगी पीएच इंडिकेटर। ठीक है, पीएच इंडिकेटर, हिंदी में भी इसे यही बोलेंगे लगभग। इसे क्या बोलेंगे, पीएच सूचक। ठीक है, तो एक इंडिकेटर या एक सूचक तो मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या बताया मैंने आपको, वैसे मैं सभी पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कम से कम सबके नाम आपको आने चाहिए। एक तो मैंने आपको बता दिया लिटमस, उसी तरह एक होता है मिथिल ऑरेंज। किसी किसी हिंदी किताब में लिखा रहता है मिथिल नारंगी, और एक होता है फिनोल्फथलीन। ये थोड़ा याद करना मुश्किल है, फिनोल्फथलीन। ठीक है, तो लिटमस को तो वैसे ही लिख देंगे लिटमस। ठीक है, ये हो जाएगा मिथिल ऑरेंज, और ये हो जाएगा फिनोल्फथलीन। ठीक है, ये तीनों अपने आप में पीएच इंडिकेटर है। तो हमें इसमें लिटमस में ज्यादा फोकस करना है, लिटमस पे सवाल ज्यादा आते हैं। बाकी दोनों के नाम जरूर पूछे जा सकते हैं, तो नाम आपको तीनों के आने चाहिए। ठीक है, काम सब कुछ एक ही करता है। अब जैसे आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, ब्लीचिंग पाउडर, इन चारों में से विषम को छाटिए, तो हम लोग किसमें चले जाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर में चले जाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है, पीएच सूचक है, और ब्लीचिंग पाउडर एक तीसरी चीज, चौथी चीज है, बिल्कुल अलग चीज, तो उसे हम ऑड वन आउट में निकाल देंगे, विषम छांटने वाले में निकाल देंगे। अब उसके बाद हम लोग ये देख लें कि पीएच सूचक का कार्य क्या है। अभी हमने आपको बताया, ये पता लगाना कि हमारा जो विलियन है, पीएच का सूचक का कार्य क्या है, कि जैसा भी हमारा विलियन है, कैसा है, या तो अम्लीय होगा, फिर बोलिए, या तो क्षारीय होगा, या फिर उदासीन होगा, या लवणीय होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो सूचक का कार्य केवल यही होता है कि वो प्रकृति बताता है। क्या बताता है, विलियन की प्रकृति के बारे में बताता है। कैसा विलियन, विलियन की प्रकृति। अच्छा, अब पीएच पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है,
पीएच ही क्या होता है, अगर ये आपको नहीं मालूम है तो ये हम लोग समझ लें। सबसे पहले पीएच का अलग अलग किताबों में दो ही फुल फॉर्म दिए हैं। एक फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कि पीएच जो है क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, और दूसरा इसका नाम है क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों ही सही है अपनी जगह, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी सही है और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी सही है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में यही दो ऑप्शन आ जाए, चार ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है, तब आपको अगर एक ही करना है तो आप थोड़ा फैंसी नाम वाला करके आएंगे। ठीक है, पोटेंशियल हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन आप करके आएंगे, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पोटेंशियल वाला बहुत सही है। ठीक है, तो पीएच का फुल फॉर्म इस तरह हम लोगों ने समझ लिया। इसकी खोज भी सही थी। अब देखिए, जिसने भी पीएच का स्केल बनाया उन्होंने क्या किया कि एक पूरी लाइन बनाई, कहां से लेके 0 से लेके 14 तक। ठीक है, तो 0 से लेके 14 के बीच में मतलब मध्य में क्या आएगा, 7 आएगा। तो उन्होंने 7 में क्या रखा, उदासीन माना, जिसका पीएच बराबर 7 है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। और पीएच बराबर 7 किसका लिया जाता है, जल का लिया जाता है, यानी कि वाटर का। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर, तो आप बोलेंगे 7। जल का पीएच मान कितना होता है, 7। ऐसा हम लोग करके आएंगे। अब इसके इस तरफ जितने होंगे वो क्या हो जाएंगे, अम्ल, और अम्ल बोले या अम्लीय बोले, और इस तरफ वाले जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्षारक। तो अगर मान लीजिए किसी का पीएच 1 है तो आप बोलेंगे वो बहुत ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, अगर किसी का पीएच मान लीजिए 13 है या 14 है तो आप बोलेंगे वो बहुत ज्यादा प्रबल क्षारक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये पीएच स्केल है, एसिड बेस, यहां पर आप एसिड बेस भी लिख सकते हैं, इसी को पीएच स्केल बोला जाता है। ये इस तरह दिखता है, नंबर लाइन की तरह है बिल्कुल। एसिड, चाहे अम्ल बोलो, चाहे एसिड बोलो, चाहे क्षारक बोलो, चाहे बेस बोलो, एक ही बात है। बेस जैसे ही होते हैं क्या, एल्कली, और क्षारक मतलब एल्कली की हिंदी अगर लिखनी है तो उनको लिख देते हैं हम लोग क्षार। याद रखिएगा बच्चों, जो भी बेस पानी में घुल जाते हैं उनको एक नया नाम दे देते हैं एल्कली, या जो भी क्षारक पानी में घुल जाते हैं उनको एक नया नाम दे देते हैं क्षार। ठीक है, तो क्षारक क्षार में कंफ्यूज नहीं होना है, क्षारक ज्यादा बड़ी कैटेगरी है और क्षार छोटी कैटेगरी। कुछ हैं जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कह देते हैं, और जो पानी में नहीं घुल जाते हैं वो क्षारक में बने रहते हैं। अब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पीएच क्या लेता है, -log H+। ठीक है, और यहां पे भी बेस 10 रहता है, अगर आप लघुगणक जानते हैं तो। ये पीएच का फॉर्मूला, जहां पर आप देखते हैं H+ का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, यानी कि हिंदी में इसे बोलेंगे H+ आयन की सांद्रता। तो जब एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि पीएच बराबर 7 है, तो उस स्थिति में यदि हम लोगों ने कोई विलयन लिया या मान लीजिए पानी लिया, तो पानी का पीएच 7 है, आप जानते हैं। अब कोई उल्टा पूछ ले कि पानी में H+ आयन की सांद्रता कितनी होती है, तब हम लोग इस फॉर्मूले में जाएंगे। पहले इस फॉर्मूले को
रेड बक्सा पहना देते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमें 7 मालूम है, मान लो पानी का pH 7 हमें पता है, तो वापस H+ निकालना है, तब क्या होगा, तो बहुत ज्यादा आसान है। देखिए pH = -log, क्योंकि ये वाला सवाल आ चुका है तो आगे ये आने की संभावना है, ऐसा मानना है मेरा। तो H+ ये है, हमने pH की जगह 7 रख लिया और यहाँ -log ⁻10 H+ होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो माइनस है इसको इस तरफ भी लिया जा सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। याद रखने वाली बात अब आएगी कि जब भी लॉग को हटाना होता है तो ये जो बेस होता है इसकी घात यहां बन जाती है और लॉग हट जाता है। देखिएगा कैसे, ये लॉग हट गया और 10 की घात -7 बन जाता है। ठीक है, और ये हो जाता है H+ कंसंट्रेशन। तो यानी कि यहां पर अगर हम लोग जल की बात करें तो जल में H+ कंसंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -7। अब एग्जाम में आपको करना होगा तो बहुत ही सिंपल है कि भाई आपको याद है जल का pH 7 होता है, तो हम 10 की पावर -7 वाला कर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में 10 की पावर +7 भी ऑप्शन होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि पानी में H+ आयन की सांद्रता क्या है, तो क्वेश्चन बहुत चालाकी से ये ऑप्शन देगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पानी में H+ की सांद्रता क्या है, तो आप -7 या +7, 10 to the power -7, 10 to the power +7 इसमें चूज करेंगे। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि हाँ पानी की बात कर रहे हैं, pH 7 होता है तो 7 करके चले आएंगे, लेकिन ये नहीं करना है, हमारा सही आंसर ये। ठीक है, तो बस इतना ही आपको याद रखना है। आप लॉग वाला वो कैलकुलेशन भूल भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से ये जो लॉग वाला कैलकुलेशन है आपको आना चाहिए और हर बार 10 की पावर में ही सब कुछ हो जाए। ठीक है, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो उतना 11-12 तक मैथ्स नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप केवल पावर वाला खेलिए। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग ने क्षारक ले लिया, उसमें यहाँ पे 14 लिखा हुआ है तो उसका आंसर हो जाएगा 10 की पावर -14। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा सांद्रता के हिसाब से 10 की पावर -2। आंसर हमेशा पावर माइनस में ही आएगा, क्योंकि आंसर हमेशा पावर माइनस में आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा रहता है। अगर आपको ये सवाल मन में आ रहा है तो आगे आपके सामने सवाल आता है कि कॉपर ऑक्साइड और तनु HCl की अभिक्रिया होने पर विलयन का रंग नीला हरा क्यों हो जाता है। उन्होंने अपने आप बता दिया कि नीला हरा रंग होने वाला है, लेकिन किसके कारण होता है ये समझने के लिए, ये आंसर निकालने के लिए हम लोगों को अभिक्रिया समझनी पड़ेगी। अब HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड का सबसे पहले आप फॉर्मूला है CuO और उसके बाद क्या हो जाता है HCl। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये अपने आप में अम्ल है और ये अपने आप में एक क्षारक है। ठीक है, तो ये अम्ल है, ये अपने आप में एक क्षारक है, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कम से कम पानी तो जरूर बनाएंगे, ये हम लोग जानते हैं। हर बार अम्ल और क्षारक मिलने से पानी तो बनना ही बनना है। तो अब देखिए यहाँ 2 H2O डाल दिया, यहाँ पे केवल एक O है, तो अपनी तरफ से हम लोग यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो 2H और O मिलकर क्या बना लिए। देखिए ये ट्रिक लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, ऐसे ये बक्सा पहना दिया तो जो निकल गया H2O निकल गया। अब क्या बचा, Cu और Cl बचा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा Cl यहाँ पे 2 थे, है? तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे CuCl2। तो अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो विलयन का नीला हरा रंग किस लिए बन जाता है, कॉपर क्लोराइड बन जाने की वजह से। वैसे वहां पे उन्होंने CuCl2 फॉर्मूले ही दिए थे, अब इसका नाम भी अगर आप लिखना चाहते हैं
तो इसका नाम हो जाता है कॉपर क्लोराइड। इस अभिक्रिया होने के बाद विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? कॉपर क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल कॉपर क्लोराइड बोले तो भी चल जाएगा। हिंदी में भी लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉपर 2 क्लोराइड। 2 लगाना नहीं लगाना एग्जाम पे निर्भर करता है, लेकिन फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो आप ये वाला लिख करके आएंगे। और विलयन का रंग नीला हरा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये वाला जो सॉल्ट है, यानी ये वाला जो लवण है, इसका प्राकृतिक रंग नीला हरा होता है। धात्विक ऑक्साइड अभी आपने एक देखी है ना, क्या देखी? एक धात्विक ऑक्साइड CuO देखा था ना। उसी तरह अधात्विक ऑक्साइड होती है। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड कैसी होती है? क्षारीय होती है। अभी मैंने बोला है ना, क्षारकी होती है। और अधात्विक क्या होती है? अम्लीय होती है। तो धात्विक ऑक्साइड को अंग्रेजी में हम लोग लिख सकते हैं, इसका एक उदाहरण हो गया अपना क्या? CuO। इसको हम लोग लिख सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड कैसी होती हैं? बेसिक होती है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होती है? एसिडिक होती है ना। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक होती है। अब आप पहचानेंगे, जैसे भाई आप देख रहे हैं, आप कम से कम इतना जानते होंगे कौन कौन से धातु हैं, तो आपका काम बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए, ये देखिए Fe2O3 या FeO, तो Fe लग गया यानी कि मेटल लग गया, यानी कि धातु लग गया, तो वो कैसा होगा? क्षारकी होगा। और मान लीजिए ZnO, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक क्या है? धातु है, तो अपने आप में वो कैसा हो गया? क्षारकी हो गया। उसके बाद Na2O, ठीक है, Na2O3 ऐसा अगर हो जा रहा है तो ये भी कैसा हो गया? क्षारकी हो गया। ठीक है, Na2O होगा यहाँ पर। लेकिन अगर कोई ये कर दे, हर बार अगर कोई कर दे कि NaCl क्या है, तो NaCl क्षारकी नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि मेटल यहाँ पे लगा है, तो ये तो सोडियम क्लोराइड है, ये अपना नमक है। नमक कैसा होता है? उदासीन होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन लगा होगा तो वो धात्विक ऑक्साइड बन जाएगा। फिर एक और ले लेते हैं, चलिए MgO, तो वो भी क्या हो जाएगा? धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। अब अधातु कैसे होंगे? अधातु में ज्यादा नहीं है, जैसे CO2, NO2, N2O, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? अधातु है, तो वो अधात्विक ऑक्साइड हो जाएंगे। और जैसे SO2 और SO3, जैसे ये सवाल बहुत आता है कि अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है, तो हम लोग क्या लिख कर आएंगे? SO2 और SO3 दोनों के कारण होती है। ठीक है, केवल अगर एक मान लीजिए ऐसा ऑप्शन आ जाए SO2, SO3, SO2 और SO3, है ना, और CO2 आ जाए, तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? इन दोनों के कारण होती है। अगर मान लीजिए ऑप्शन आ जाता है ऐसा कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2, SO3, CO2, CO। जब मान लीजिए ऐसे ऑप्शन आ गए, एक ही को करना है, तो फिर हम लोग ये करेंगे। ठीक है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? इन गैसों, या तो इन दोनों के कारण बोलेंगे या इसके अकेले के कारण बोलेंगे। अम्ल वर्षा जब होती है तो कौन सा अम्ल बरसता है वर्षा के साथ? मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे बैटरी उड़ेल देते हैं भगवान जी और लोगों के ऊपर अम्ल बरसा देते हैं। वो जो पानी होता है वो अम्लीय होता है, उसमें पानी ज्यादा होता है, अम्ल कम होता है। ठीक है, तनु होता है वो। आपके ऊपर उस बरसात में आप चले भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी आपकी, लेकिन हाँ आपको स्किन प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है,
तो अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल बरसता है? H2SO4। इसमें भी ये याद रखिएगा, pH जो होता है 5.6 से कम जब होगा तब माना जाएगा कि अम्ल वर्षा हो रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्ल वर्षा का pH कितना होता है? 5.6 से कम होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ठीक है, बहुत आपने नाम सुने होंगे, ये है खाने वाला सोडा और ये है हवन सोडा। अब इस्तेमाल क्या होता है, जैसे बेकिंग है तो आपको बेकरी समझ में आ रहा होगा। बेकरी में क्या बनता है? केक बनता है, बिस्कुट बनता है। इस तरह की चीज में केक जब बनाते हैं मान लीजिए, या ब्रेड बनाते हैं, तो हमारी जरूरत क्या होती है कि जो आटा है हमारा, जो आटा मढ़ने के बाद बना है, जैसा गीला है, वो थोड़ी देर बाद फूल जाए, है ना। तो फूल जाएगा तो खाने में फिर वो थोड़ा मजा आएगा। जैसे रोटी खाने में कम मजा आता है, ब्रेड खाने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो देखने में ज्यादा होता है लेकिन खाने के बाद वो कम हो जाता है, तो उससे थोड़ा आनंद आता है लोगों को। हालांकि ब्रेड जो है वो ज्यादा लाभदायक नहीं होते आपके शरीर के लिए, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो खाने वाला सोडा का काम ये होता है कि वो जो खाना है या आपका डो है या ब्रेड है उसको फुला दे, ये काम। अच्छा, लेकिन धावन सोडा का क्या काम है? धावन सोडा का ये काम है कि कपड़े जब हम लोग धो रहे हैं तो वो अंदर ज्यादा घुस कर मैल को निकाले। नहीं, आप लोग एडवर्टाइज में देखते हैं कि उसमें रेशे बिल्कुल ऐसे रस्सी जैसे दिखाई देते हैं, कपड़ों के रेशे बिल्कुल पास से दिखा देते हैं और फिर उससे मैल खोल कर निकाला जा रहा है। ऐसा जो दिखाते हैं वो किसके कारण होता है? धावन सोडा के कारण होता है। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि आपको इनके नाम ही मालूम होने चाहिए, यानी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो देखिए, इसका फॉर्मूला है NaHCO3 और इसका फॉर्मूला है Na2CO3। ठीक है, दोनों का जो नाम है, फॉर्मूला है, काफी करीब है। सोडियम दोनों में है और कार्बोनेट दोनों में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम। आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट। अब एक ट्रिक है काफी देसी वाली कि भाई जब खाओगे तो हगोगे भी, तो हग से H। ठीक है, और यहाँ पे भाई धावन सोडा खाया ही नहीं जा सकता है, ये तो एक तरीके से आप साबुन थोड़ी ना खा लेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हग का कोई काम नहीं है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं NaHCO3 और Na2CO3। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। अब क्या होता है, ये दोनों जो है विलयन के हिसाब से भी अंतर पूछा जा सकता है। ये जो होता है जल में अल्प विलेय होता है, जल में थोड़ा थोड़ा घुलता है, लेकिन ये भाई यहाँ तो कपड़े धोना है तो बहुत अच्छे से घुलना चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है, जल में पूर्णतः विलीन होता है। अभी थोड़ी देर मैंने बताया आपको पहले कि भाई मेटालिक ऑक्साइड अगर होगा तो वो कैसा होगा, क्षारकीय होगा। तो ये दोनों ही कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं या क्षारकी होते हैं। ठीक है, तो ये जल में अल्प विलेय है तो इन्हें क्षारकी बोलेंगे और इन्हें क्षारीय बोलेंगे, है ना। ये पूरी तरह मिल जा रहे हैं इसलिए। अब जब ये लोग क्षारक हैं तो लिटमस कैसा ये लोग परिवर्तन देंगे, लाल लिटमस को नीला कर देंगे। ये लोग क्या करेंगे, दोनों ही, ये एक तरीके से ये दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं। तो ये क्षारकी है, ये क्षारीय है। ये क्या होता है, एल्कलाइन है। अब एक सवाल पूछा जाता है कि जब भी
किसी व्यक्ति को अगर मधुमक्खी काट लेती है या चींटी काट लेती है तो उसमें हल्का सा साबुन का पानी रगड़ा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपकी मधुमक्खी है जब वो काट रही है तो उसके अंदर कौन सा अम्ल भरा हुआ है? फॉर्मिक अम्ल भरा हुआ है। चलिए ये थोड़ी सी अलग बात हो गई, लेकिन ये भी मैं बता चुका हूं, मधुमक्खी के अंदर या चींटी के अंदर कौन सा अम्ल भरा हुआ होता है? फॉर्मिक अम्ल भरा हुआ है। ठीक है, उनके डंक में पूछा जाता है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, HCOOH। तो जब किसी मधुमक्खी ने काट लिया तो काट लेने के बाद आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, उसमें क्या करेगी मधुमक्खी? अपना इंजेक्शन भर देगी, अम्ल भर देगी, तो वो सूजन होने लगेगी, आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो जब उसमें साबुन रगड़ देते हैं तो हम लोग असली में क्या रगड़ रहे होते हैं? धावन सोडा रगड़ रहे होते हैं। तो ये कैसा क्षारीय है और ये कैसा है? अम्लीय है। अम्ल और क्षारक मिलके क्या कर देते हैं? उदासीनीकरण कर देते हैं, तो हमारा जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये फायदा होता है उसमें। अब इनके काम लिख लेते हैं भाई। ब्रेड बिस्कुट बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ब्रेड बिस्कुट बनाने के काम आते हैं, और ये कपड़े धोने के काम आता है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा में और डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है कि इसे भाई ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, केक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे टेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर सिर्फ बेकिंग सोडा हम लोग मिला, पहले यही किया जाता था, तो सिर्फ बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होता था? थोड़ा सा नमकीन टाइप का टेस्ट आता था। तो इसलिए फिर उसमें कुछ और चीजें मिलानी पड़ती थी। तो इसलिए कुछ ही लोग अच्छी ब्रेड बना पाते थे। लेकिन फिर मार्केट में क्या किया गया? बेकिंग सोडा में कुछ टेस्ट मिलाने के लिए कुछ चीजें मिला दी गई। क्या किया? बेकिंग सोडा में क्या मिला दिया गया? टार्टारिक अम्ल मिला दिया गया। फिर कुछ लोगों ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, बोले हम कुछ और चीज मिला देते हैं। बेकिंग सोडा में इन्होंने सिट्रिक अम्ल मिला दिया। ठीक है, फिर मार्केट में ये इससे क्या हुआ कि अब कोई भी ब्रेड आराम से बनाया जा सकता है और ब्रेड में खराब टेस्ट नहीं आएगा। ये मिलने के बाद ये जो बेकिंग सोडा होता है ये बन जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक, मिश्रण को भी बेकिंग पाउडर बोलते हैं, और ये भी वही उसी तरह का मिश्रण है, इसमें बस अम्ल दूसरा है, तो इसको भी हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिट्रिक अम्ल तो अभी आप थोड़ी देर पहले कृषि पढ़ रहे थे, सिट्रस फ्रूट पढ़ रहे थे, तो सिट्रस फ्रूट कौन कौन से होते हैं ये भी मैं बता देता हूं। ये भी पूछा जा चुका है कि सिट्रस फ्रूट इनमें से कौन नहीं है। वो ऐसे फ्रूट जिनमें विटामिन सी होता है, ऐसे फल जिनमें विटामिन सी होता है, वो सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। अब सबसे पहला तो हो गया नींबू है, दूसरा हो गया नारंगी, फिर हो गया चकोतरा, फिर हो गया किसका जूस पीते हैं? मौसम्बी का, है ना। ये सब क्या हो जाते हैं? सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं। अब सवाल आता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने में क्या होगा। इसमें कुछ खास नहीं है, आप डायग्राम देख लीजिए। देखिए जलीय विलयन है अगर, तो उसमें सही बात है कि बहुत सारा जल होगा, बहुत सारा जल होगा। उस जल में हम लोग क्या भरे हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। इस जलीय विलयन में Na2CO3 भरा हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके अंदर पाइप लेके आ रहे हैं, कोई भी पाइप टाइप का अंदर डाला और इसके अंदर गैस घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गैस
बबल्स की तरह बुड़ 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 कर रहे हैं। जैसे हम लोग भाई अगर वो मान लीजिए कि नारियल पानी पीते हैं या जूस पीते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, अगर हम लोग ऊपर खींचते हैं तो नारियल पानी हमारे मुंह में आता है, और अगर हम लोग थोड़ी बदमाशी करना चाहें, थोड़ा खेलना चाहें, तो हम लोग वापस धक्का दें हवा को, तो नारियल पानी में बड़बड़ बड़बड़ होने लगेगा। तो वही चीज यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। कि सोडियम कार्बोनेट का ये जलीय विलयन है, और इसमें हम लोग एक गैस प्रवाहित कर रहे हैं, CO2। ठीक है, तो अब ऐसा करने में क्या होगा, तो पहली बात तो थोड़ी रिएक्शन को समझना पड़ेगा। Na2CO3 है, इसमें जलीय विलयन है तो पानी भी होगा, है ना, और उसके बाद इसमें अपनी तरफ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। तब इसमें कैसा हो जाएगा, देखिए 2 Na है और 2 H है, तो Na 2 बार हो गया और H भी 2 बार हो गया। देखिए ये कवर हो गए आपके। अब उसके बाद CO3 पूरा पूरा लगा दें, तो एक बार CO3 कवर हो गया, फिर ये CO2 और ये O, ये भी तो मिलकर CO3 दे देंगे। ठीक है, तो बस इस तरह से हमारा ये NaHCO3 निकलकर बन जाएगा, नीचे आपको पाउडर टाइप का बन के दिखाई दे जाएगा। ये क्या हो जाता है, NaHCO3। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि जो धावन सोडा होता है वही तो है Na2CO3। धावन सोडा जल में विलेय होता है। भाई कपड़ा धोना है तो बहुत ज्यादा वो अपने आप में घुलेगा पानी में, तभी तो कपड़े धो पाएगा। ऐसा साबुन क्या फायदा जो पानी में ना घुले, पहले पानी में घुलेगा, फेना देगा तब ना साफ करेगा। तो यहाँ पर Na2CO3 जल में बढ़िया से घुला हुआ है। अब उसमें हम लोगों ने थोड़ी बदमाशी की, अपनी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, तो क्या हो गया, NaHCO3 हो गया। तो यहाँ पे वही है कि आपने एक तरीके से काम क्या किया, धावन सोडा से बेकिंग सोडा बना दिया, यानी कि धावन सोडा से खाने वाला सोडा बना दिया। तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन उल्टा करना बहुत मुश्किल होगा। बेकिंग सोडा से धावन सोडा बनाना बहुत मुश्किल है। अब एग्जाम में कितना कठिन सवाल आ सकता है कि धावन सोडा के जलीय विलयन में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें तो क्या होगा, धावन सोडा ही बना रहेगा, बेकिंग सोडा बन जाएगा, ये रिएक्शन हो नहीं सकती, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। इस तरह से 4 ऑप्शन बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, धावन सोडा में जलीय विलयन में अगर CO2 प्रवाहित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, तो बेकिंग सोडा निकलकर आ जाता है। तो धावन से बेकिंग बनाया जा सकता है, लेकिन बेकिंग से धावन नहीं बनाया जा सकता। अब नई चीज पे आते हैं, CaOCl2। ठीक है, इसका नाम हिंदी में होता है विरंजक चूर्ण, और एक और नाम अंग्रेजी में है ब्लीचिंग पाउडर। ये जरूर आपने सुना। और ब्लीचिंग पाउडर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, घरों में जो पानी की सप्लाई होती है, सरकार की जो पानी की टंकी होती है, जल निगम की पानी की टंकी होती है, वहां पर उधर पानी जो टंकी में भरा रहता है, उसी में ब्लीचिंग पाउडर बोरियों से खूब सारा डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद वो पानी आपके घर तक जब प्रवाहित होता है, तो वहां से लेके घर तक आने की जो पानी की यात्रा है, उसमें क्लोरीन गैस बनी रहती है। वो क्लोरीन गैस क्या करती है, कोई भी रास्ते में आने वाली अगर गंदगी है, यानी कि मान लीजिए बैक्टीरिया वायरस है, उनको वो क्लोरीन मार डालती है। ठीक है, यानी कि पानी को क्या करती है, डिसइंफेक्ट कर देती है, यानी कि पानी की जो भी उसमें जीव है उनको खत्म कर देती है पानी, यानी दूषित पानी साफ हो जाता है। रास्ते में भी अगर जैसे होता है कि पाइपलाइन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंची है, तो थोड़ा बहुत पाइपलाइन में लीकेज होता है, तो रास्ते में जो गंदगी घुस जाती है उसको भी ब्लीचिंग पाउडर की क्लोरीन साफ कर देती है। ये ब्लीचिंग पाउडर का काम है। ब्लीचिंग पाउडर के कुछ और नाम भी हैं, तो क्या क्या नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और क्लोरीनेटेड लाइम।
तो ब्लीचिंग पाउडर का जो काम मैंने बताया, गंदले जल को स्वच्छ करना और क्या है, जिद्दी दाग निकालना, जिद्दी दाग निकालना, ये भी काम है। जैसे कपड़े में कुछ ऐसा दाग लग जाता है जो साबुन से नहीं निकलता है, तो वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर से आप निकाल सकते हैं। इसी को ब्लीचिंग बोला जाता है, इस प्रक्रिया को ब्लीचिंग किया जाता है। लेकिन ज्यादा ब्लीचिंग अगर कर देते हैं तो आपका लाल कपड़ा भी उस छोटी सी जगह में सफेद हो जाए। तो इसलिए ब्लीचिंग जो है बहुत ध्यान से करना होता है कि केवल दाग निकले, रंग ना निकले। अब इससे क्या होता है, लगातार क्लोरीन गैस प्रवाहित होती रहती है। लगातार क्लोरीन गैस प्रवाहित होती रहती है, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन की बदबू आती है। ठीक है, अगर जो इसीलिए म्युनिसिपैलिटी का जो पानी आता है, जल निगम का जो पानी आता है, घरों में सप्लाई होता है, उस पानी को आप सूंघेंगे तो जो बदबू होती है वो किस गैस की होती है, क्लोरीन गैस की बदबू। सवाल आ जाता है, एक बच्चे ने ये पूछा था कि भाई पीएच पैमाना किसने बनाया, ठीक है, हु इन्वेंटेड पीएच स्केल, पीएच पैमाने के खोजकर्ता। तो थोड़ा गूगल सर्च करके मैंने बताया है और सही आंसर है लॉरिस सोरेनसन। ठीक है, हिंदी में आपको क्या याद रखना, सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन ने पीएच पैमाना बनाया। और सोरेनसन कौन से देश के थे, ये थे डेनमार्क के। आप लोग बताइए, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ठीक है, तो अभी आप लोग को यही याद रखना है, पीएच स्केल किसने बनाया, सोरेनसन।